देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कर लिया था, गैमेटोजेनेसिस हो गया था, हार्मोनल जो कंट्रोल है वो भी हो गया था। हाँ आ जाओ, हार्मोनल कंट्रोल जो है वो भी हो गया था, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया था, ओवम का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया था। ठीक है, ये सब हमारा हो चुका था। अब देखो नेक्स्ट देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल के बॉडी में एक साइकिल चलता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, छोटे छोटे पॉइंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ध्यान से सुनना है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो है कहाँ होते हैं, किसके बॉडी में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन फीमेल प्राइमेट। फीमेल प्राइमेट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ही एक्चुअली होता है ओवम बनाने का जो प्रोसेस है, वो ओवम बनाने का प्रोसेस, एक्चुअली टोटल oocytes नहीं, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte जो बनते हैं, सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जो बनते हैं वो प्रोसेस बाय दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से बीच में बनते हैं। कैसे बनते हैं वो बताएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट में होते हैं, तो प्राइमेट मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मंकी, एप, गोरिल्ला, ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, ये सब ऑर्गेनिज्म में ये सबको प्राइमेट कहा जाता है और यही प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की टोटल जो टाइमिंग है कितना है, टोटल टाइमिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है टोटल टाइमिंग है पूरे मंथ का, मतलब 28 और 29 डेज, टोटल 28 और 29 डेज मिला के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के बॉडी में जब स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन को, उस फेनोमेनन को कहा क्या जाता है, मेनार्की। गुड, क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ये छोटा सा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई भी फीमेल के बॉडी में स्टार्ट होते तो उसको क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है स्टार्टिंग को। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। कब आ सकता है, कोई एक फीमेल में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जब कोई फीमेल में प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उसी टाइम उस फीमेल में मेनार्की आते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत होते हैं। एक बच्चे का 9 से लेकर 12 के एज में, 9 to 12 एज के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू हो सकता है और जो प्यूबर्टी है वो प्यूबर्टी भी हिट करता है। मेल के बॉडी में ये प्यूबर्टी हिट बाद में होते हैं, 12 to 14 एज में मेल के बॉडी में प्यूबर्टी हिट करते हैं। मेल की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होगा, प्यूबर्टी के टाइम शुरू होगा, लेकिन फीमेल की बॉडी में oogenesis प्रोसेस ऑलरेडी एम्ब्रायनिक कंडीशन में शुरू हो चुका है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बीच में आते हैं जब उसका प्यूबर्टी हिट करता है, उसी टाइम जितना प्राइमरी oocyte बना था वो सब प्राइमरी oocyte किस में बदलते हैं, सेकेंडरी oocyte में बदलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में बदलते हैं। अब देखो एक टाइम के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड भी हो जाते हैं, तो एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक टाइम के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म भी होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, यस, मेनोपॉज कहा जाता है। तो एज पर एनसीईआरटी ये कितना साल में लिखा है, 50 ईयर जो है कोई एक फीमेल में मेनोपॉज आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते होते एक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन जो लेवल है वो भी कम होते जाते हैं, इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत भी आ जाते हैं आफ्टर सम एज, कुछ टाइम जाने के बाद। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखो। चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल जो 28 डेज है, इसमें मिडिल में एक टाइम आते हैं जिसको कहा जाता है ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन पीरियड मतलब है द मिडिल फेज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल के
बीच में एक दिन आते हैं और वो हम 14th डे मान सकते हैं। इस टाइम को कहा जाता है ओव्यूलेशन पीरियड और ओव्यूलेशन टाइम। इस टाइम होता क्या है, इस टाइम सेकेंडरी जो oocyte बना था, सेकेंडरी oocyte क्या करते हैं, रैप्चर द सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, याद है ग्राफियन फॉलिकल का जो सेल है ग्राफियन फॉलिकल, एंड द लाइनिंग ऑफ ओवरी का लाइनिंग को रैप्चर करके ये आउट होते हैं और कम आउट होते हैं, बाहर आ जाते हैं, कम आउट होते हैं। इस कंडीशन को ओव्यूलेशन कहा जाता है। इस ओव्यूलेशन के टाइम एक चीज बहुत जरूरी है, वो है FSH एंड LH। याद रखो बोथ सिक्रेशन जो है दोनों का ही सिक्रेशन हाई होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये दे देते हैं कि इसमें FSH का सिक्रेशन ज्यादा होते हैं कि FSH का होते हैं। ऑप्शन में एक में रहेगा FSH हाई, एक में रहेगा LH हाई और एक में रहेगा FSH एंड LH दोनों का हाई। आंसर होगा FSH एंड LH दोनों का हाई, लेकिन इसमें स्पेशली जो LH का हाई है उस LH का हाई को LH सार्ज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई पीक secretion of LH is called, इसको क्या कहा जाता है, इसको LH सार्ज कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि ओव्यूलेशन के टाइम सिर्फ LH सिक्रेशन हाई होते हैं, FSH का भी इसमें क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, एक बात सुनो, यहाँ ये जो FSH LH लिखा, इसके वजह से ड्यू टू दीज सिक्रेशन, मतलब दीज सिक्रेशन दोनों का सिक्रेशन की वजह से ये जो रैप्चरिंग है, ये रैप्चरिंग होते हैं। रैप्चरिंग ऑफ दीज सेल लेयर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्राफियन फॉलिकल एंड जो ओवरी का वॉल है उसको रैप्चर करना, वो रैप्चर करना किसके थ्रू होते हैं, FSH एंड LH जो हार्मोन है, ये हार्मोन हेल्प करते हैं। जो डायग्राम लास्ट क्लास में हमने ऐसे बनाया था, ये है एक ओवरी। इस ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। फॉलिकल का मतलब मैंने बोला था ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर छोटा सा सेकेंडरी oocyte भी मैच्योर होते हैं। आफ्टर सम टाइम ये जो रीजन है, ये रीजन जो ये रैप्चरिंग हो रहा है और यहाँ से सेकेंडरी जो oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकल के आ रहा है। दिस प्रोसेस में FSH एंड LH दोनों का ही हाई सिक्रेशन का जरूरत होता है, लेकिन इसमें स्पेशली जो LH का सिक्रेशन का हाई है और पिक लेवल में वो सिक्रेट होते हैं, वो उसको कहा जाता है LH सार्ज। बोलो FSH एंड LH कहाँ से सिक्रेट होते हैं, अगर क्वेश्चन में दे दिया तो क्या लिखोगे, कहाँ से सिक्रेट होते हैं, हाँ, एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर में यह पढ़ोगे कि एंटीरियर अगर आ जाए तो बता देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 यूनिट होते हैं, उसमें सामने का जो यूनिट है पार्स डिस्टलिस उसका नाम, वो रीजन से FSH एंड LH रिलीज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम, ये था कॉमन बातें। अच्छा, इसमें बीच में एक स्टेज आते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट, चले नेक्स्ट पेज में। चलो देखो, इसमें टोटल जो फेज है उसको कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। टोटल डे है एक से लेकर कितना टोटल है 28 और 29 डेज। इसमें जब शुरू होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब शुरू होते हैं इसमें 1 से 3 या 5 दिन तक ये जो फेजेस आते हैं इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन और इसको ही कहा जाता है ब्लीडिंग फेज। ठीक है, इसको कहा जाता है वीपिंग ऑफ यूटेरस। क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। इस टाइम एंडोमेट्रियम रैप्चर हो जाते हैं और यहां से क्या होते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि यूटेरस के अंदर से देख के लगता है कि यूटेरस जो है, ये यूटेरस के अंदर से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसको देख के लग रहा है कि ये वीप कर रहा है। वीपिंग करना मतलब क्या है, रोना, है ना। तो कौन रो रहा है यहाँ पे, यूटेरस रो रहा है। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन को, स्पेशली जो ब्लीडिंग फेज है, इसको वीपिंग ऑफ यूटेरस भी कहा जाता है। इसमें मेन किसका ब्रेकडाउन होते हैं, एंडोमेट्रियम का। हमें थोड़ा सा याद है, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस यूटेरस का लाइनिंग को। दिस रीजन इज द सबसे ज्यादा ब्लड वास्कुलर सिस्टम इसमें ज्यादा होता है, मतलब ब्लड वेसल इसमें होते हैं। बीच में होते हैं मस्क्यूलर स्ट्रक्चर जिसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, और इसके बाद होते हैं बाहर का रीजन जिसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। तो ये होते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और ये लास्ट का होते हैं पेरीमेट्रियम। ये हमने बात किया था। एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं। तो इस ब्लड वेसल का, जब ब्लड वेसल टूट जाते हैं, प्लस इसमें से कुछ जो मतलब यहाँ जो मस्कुलर पार्ट है वो भी जब टूट जाते हैं, तो यहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाते हैं। वो बस कितना दिन के लिए, 1 से 3 या 5 दिन के लिए। बाकी जो टाइम बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में 14th डे आएगा, 14th डे आएगा। याद रखना है, इसी 14th डे में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। और इस ओव्यूलेशन की वजह से कौन निकल के आएगा, सेकेंडरी oocyte निकल के आएगा, सेकेंडरी oocyte निकल के आएगा। और ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के बाद कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म कहाँ होगा, ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। कहाँ होगा, कहाँ होगा, इनटू, कहाँ जाके बैठेगा बोलो, एम्प्यूलरी रीजियन में ना, एम्प्यूलरी रीजियन में जाके रुकेगा। अगर एम्प्यूलरी रीजियन इसी टाइम इसका कॉपुलेशन हुआ और स्पर्म इतना तक पहुंचा, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। देन सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद यहाँ सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और इसी टाइम यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्म भी जाके उसको फर्टिलाइज किया, तो उस टाइम क्या सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा। और अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाते तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो वो फीमेल जो प्रेग्नेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ओव्यूलेशन के बाद ये बाकी यहाँ पे 20 डेज होगा। 20 डेज के बाद फिर से और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होगा कि नहीं होगा, ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नेक्स्ट मंथ में और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होगा, फिर से शुरू होगा 1 to यहाँ पे 28 to 29 डेज, एंड यहाँ बीच में आएगा और एक बार 14th, और यहाँ 3 to 5 डेज के लिए क्या होगा, ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। टोटल जो फेज है उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें सिर्फ सामने का जो पार्ट है इस टाइम को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ अच्छा कितना ओवम मतलब कितना सेकेंडरी oocyte बनते हैं एक बार ओव्यूलेशन के टाइम, नेचुरली एक ही बनते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी 2 भी बन सकता है। अगर 2 बनते हैं और वो फर्टिलाइज्ड भी होते हैं बाय द स्पर्म, तो दोनों सेकेंडरी oocyte दोनों स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होगा। कौन सा ट्विन बनेगा, डाइजाइगोटिक कि मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। दोनों ओवम अगर बाय चांस यहाँ से बन गया, दोनों सेकेंडरी होगा। अब यहाँ पे 4 तो 2 यहाँ पे जाके बैठेगा, इधर एक और इधर एक। यहाँ एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा, यहाँ एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा, यहाँ से एक जाइगोट बनेगा, यहाँ से एक जाइगोट बनेगा, 2 बेबी का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वो होगा डाइजाइगोटिक ट्विन। ओके चलो आगे चले। देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, उसको समझने की कोशिश करो क्योंकि वहां से क्वेश्चन देते हैं। एक इस डायग्राम से तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है ये समझना। देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। एक एंडोमेट्रियम का चेंज होते हैं। इवेंट क्या क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इवेंट एक है एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम चेंज, मतलब एंडोमेट्रियम में कुछ चेंज आते हैं, एक बात। दूसरा ओवरी में कुछ चेंज आते हैं और ओवरियन इवेंट कहते हैं हम उसको, ठीक है। ओवरी में कुछ चेंज आते हैं पूरे 28 डेज तक। प्लस पिट्यूटरी का कुछ हार्मोन आते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन का कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ ओवरी का कुछ हार्मोन यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये चारों चीज
टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 28 या 29 डेज में कहाँ पे कौन सा चीजें कंप्लीट होते हैं, कौन सा इवेंट होता है, वो तुम्हें इस डायग्राम से समझना है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है। देखो अगर हम इसी टोटल जो टाइमिंग है, इस टोटल टाइमिंग को एक यहाँ पे लिखा और ये खत्म हुआ 28 या 29 डेज में, तो लगभग यहाँ होगा इसका बीच का रीजन और ये हो जाएगा 14th डे, ठीक है। और यहाँ लगभग 3 या 5 इस टाइम आएगा यहाँ, ठीक है। चलो अब देखो, पहले देखो ये जो सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ जो ये मैंने अलग अलग किया, इसमें पहले नाम लिख लेते हैं कि टोटल इवेंट को हम कितने फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 1 से 3 या 5 दिन तक ये जो टाइमिंग है इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। फिर यहां से ये जो टाइमिंग है 14th डे तक, ये जो टाइमिंग है इसको कहा जाता है फॉलिक्यूलर, इसको कहा जाता है फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओके। देन 14 से बाकी 28 डेज तक इस ल्यूटियल, और इसी को ही कहा जाता है सिक्रेटोरी फेज, ठीक है। और फॉलिक्यूलर फेज का और एक नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। अब देखो क्यों ऐसा नाम हुआ, क्यों ऐसे हम टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बात ये तुम्हें समझ में आ गया कि इसका नाम मेंस्ट्रुएशन क्यों है, क्योंकि इस टाइम क्या होते हैं, मेनली ब्लीडिंग होते हैं, ठीक है। इस टाइम क्या होते हैं, दिस इज द ब्लीडिंग फेज, ठीक है, दिस इज द ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज के बाद 14 डेज तक यहाँ पे क्या होगा, चलो हम इसको अलग कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। 14th डे, चलो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक साइड में आएगा फॉलिक्यूलर फेज, एक साइड में आएगा ल्यूटियल और सिक्रेटोरी फेज, और इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, जिसमें हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ हम देखेंगे किसका किसका इवेंट है, बोलो। यहाँ ओवरियन इवेंट है और एंडोमेट्रियम का इवेंट है। चलो यहाँ हम करते हैं एंडोमेट्रियम इवेंट, एंडोमेट्रियम जैसे एनसीईआरटी में है वैसे ही करेंगे। एंडोमेट्रियम इवेंट, यहाँ एंडोमेट्रियम में क्या चल रहा है वो देखेंगे, कैसे चेंजेस हो रहा है। और ओवरियन चेंज है तो ये ओवरियन चेंज को हम कहाँ देखें, यहाँ देखते हैं। चलो एनसीईआरटी में यहाँ ही दिया है, तो यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा ओवरियन इवेंट, ठीक है, ओवरियन इवेंट। और क्या बोला मैंने, हार्मोनल कंट्रोल में क्या देखेंगे, हार्मोन में एक जगह है पिट्यूटरी और एक है ओवरियन हार्मोन। तो चलो यहाँ हम देखते हैं ओवरियन हार्मोन का क्या चेंजेस आते हैं, और यहाँ देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन में क्या चेंजेस आते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन कौन, कैसा हार्मोन, कौन किसमें हेल्प करता है, सुनो ध्यान से। देखो पहले देखो ओवरियन जो इवेंट है, ओवरी में क्या होता है। ओवरी में देखो, ओवरी में क्या बनता है, प्राइमरी oocyte तो पहले से ही बना था। वो प्राइमरी oocyte जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं वो सेकेंडरी oocyte में बदलते हैं। तो इस टाइम प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में बदलना मतलब वहां पे बस सेल डिवीजन होता है, क्योंकि प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में वहां पे पॉज था, बाकी जो डिवीजन है वो कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनेगा। और वो सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस 2 को शुरू करेगा, लेकिन वो जाके कहाँ पे पॉज हो जाएगा, मेटाफेज 2 में जाके पॉज हो जाएगा। ये बात है सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte का। लेकिन मैंने बोला था जब ओवरी के अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी oocyte बनते हैं उस टाइम उसके चारों तरफ बहुत सारे सेल बनते हैं, और जिसको हमने बोला था फॉलिकल, क्योंकि उसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे सेल उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ओवरी के अंदर। तो वहां पहले प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं, उसके बाद बनते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो हमें यहाँ पे ऐसे फॉलिकल दिखाई देगा, ओवरी में ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल दिखाई देगा, ओके, ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल दिखाई देगा, ओके, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल ऐसे दिखाई देगा। एंड कुछ टाइम बाद यहाँ फॉलिकल और भी मैच्योर होगा और ये बनेगा ग्राफियन फॉलिकल,
और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कब बन रहा है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा है, उस टाइम प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल रहा है बस बाय सेल डिवीजन, लेकिन उसके बाहर से कुछ सेल का एंट्री हो रहा है, अब बहुत ही ट्रम्प का फॉर्मेशन हो रहा है, जोना पेल्यूसिडल लेयर बन रहा है, वो जो उसको बोला जाता है फॉलिकल बनना। तो यहां सोचो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, तो ये है यहाँ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन कहाँ, देखो सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, तो यहाँ पे फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा है ना, और जब पूरा मैच्योर हो जाते हैं ओव्यूलेशन के टाइम, तब क्या दिखता है उसमें, सेकेंडरी फॉलिकल दिखता है कि ग्राफियन फॉलिकल दिखता है? ग्राफियन फॉलिकल दिखता है, मतलब वो ग्राफियन फॉलिकल कोई ना कोई सेकेंडरी फॉलिकल से ही मैच्योर हो रहा है। तो यहां हमें क्या दिखाई देगा, ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन। इसीलिए इस फेज को कहा जाता है फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि इस टाइम ओवरी में जब तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ तब तक उसके ओवरी में क्या बन रहा है, फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। और उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन है, अंदर कौन है, सेकेंडरी oocyte भी बना है, सेकेंडरी oocyte भी बना है। तो जब तक ना ओव्यूलेशन होता है तब तक हम इसको फॉलिक्यूलर स्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है। अब जिस दिन यहाँ पे फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, अंदर सेकेंडरी जो है वो भी बिल्कुल बन जाएगा। हमारा क्या है ना, ये हंट से गलत होगा, जिस टाइम FSH एंड LH बहुत ही सही है, सिक्रेशन जो है वो हाई में जाएगा, और यहाँ से सेकेंडरी जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte इस ग्राफियन फॉलिकल को छोड़ के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसी कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, इसी कंडीशन को हम कह सकते हैं ओव्यूलेशन। समझ में आया? ओवरी में क्या चलता है इस टाइम के लिए, ठीक है। अब देखो लास्ट मैंने बोला था कि जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जो है वो जब बाहर निकल के आ जाते हैं, जो ग्राफियन फॉलिकल था वो ग्राफियन फॉलिकल के साथ क्या होते हैं, वो ग्राफियन फॉलिकल अकेले रह जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या बोला था मैंने, बोलो, सोचो ये है ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर और ये नहीं है, सेकेंडरी oocyte और नहीं है, तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, और भी छोटा छोटा होता जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस टाइम क्या बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जब भी सेकेंडरी oocyte निकल के चला गया तो ये ग्राफियन फॉलिकल किस में बदला, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस फेज में क्या चल रहा है, आफ्टर द ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो क्यों ना हम इसका नाम दें ल्यूटियल फेज। ठीक है, समझ में? आप देखो, बोलो ओवरियन इवेंट में क्या होता है, समझ में आया? ओव्यूलेशन से पहले क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा और उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में बदलेगा। जब एक बार ओव्यूलेशन हो जाते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल को छोड़ के सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं। उस टाइम फेज को हम क्या बोल सकते हैं, ल्यूटियल फेज बोल सकते हैं। अब सुनो एंडोमेट्रियम के साथ क्या होगा, सुनो एंडोमेट्रियम जो है जब ये ब्लीडिंग फेज आते हैं तो इस टाइम एंडोमेट्रियम एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और इसके अंदर जितना ब्लड वेसल था वो ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। इसी की वजह से ये जो मेंस्ट्रुएशन है, इस मेंस्ट्रुएशन होते हैं। जब एक बार मेंस्ट्रुएशन हो गया तो इस एंडोमेट्रियम का कंडीशन बहुत खराब हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी का कोई बाहर का कोई रीजन में अगर कोई इंज्योर्ड हो जाते तो वो भी संभालने में कितना टाइम लगता है। तो ये भी बॉडी के अंदर एक इंजरी वन टाइप ऑफ है, तो इसके अंदर जो रीजन है ये रीजन टूट के, ये जो रीजन है, रुको, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जितना मेंस्ट्रुएशन के टाइम जितना ब्लीडिंग हुआ था इसके बाद और ब्लीडिंग नहीं होगा। तो ब्लीडिंग नहीं होगा तो जब तक इसका ओव्यूलेशन मतलब फॉलिकुलर फेज चलेगा तब तक नॉर्मल चलेगा, लेकिन इसके बाद जितना ल्यूटियल फेज की तरफ जाएगा, बोलो तो ल्यूटियल फेज जब भी 28 डेज में खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर से और एक मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा कि नहीं होगा। तो इस टाइम फिर से इस एंडोमेट्रियम को क्या होना चाहिए, फिर से रिपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर से इसके अंदर ब्लड वेसल को इसके अंदर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। इसके अंदर फिर से क्या होगा, ब्लड वेसल इसमें क्या होगा, भरेगा। क्यों भरेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही फिर से और एक बार मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर से यहाँ से ब्लीडिंग कराना है। ठीक है, याद रहेगा। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेंटेनेंस। यहाँ हो रहा है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ उस टाइम एंडोमेट्रियम का रैप्चरिंग शुरू हुआ, यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुआ,
फिर कुछ दिन के लिए ये नॉर्मल रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। कुछ दिन के बाद ओव्यूलेशन जब खत्म हो जाएगा, फिर से 14 डेज के बाद फिर से और एक बार मेंस्ट्रुएशन होना है। उस 2 वीक के अंदर क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम होगा। क्या होगा, इसको मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम रेडी हो रहा है नेक्स्ट और मेंस्ट्रुएशन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए रेडी हो रहा है। और अगर ओव्यूलेशन के बाद, ये नॉन प्रेग्नेंट बॉडी के लिए है, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट बॉडी में कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुएशन जो है वो चलेगा हर मंथ में। लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट हुआ मतलब इस 14 डे के बाद इसी टाइम के अंदर कभी एक दिन फर्टिलाइजेशन होगा। उस फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एक बार एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस शुरू हुआ, उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक के अंदर मेंस्ट्रुएशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एंडोमेट्रियम तुमको एक भी सॉल्व करना में उसका जो जाइगोट बना था, वो जाइगोट धीरे धीरे करके मोडुला ब्लास्टुला ये सब बना के, मतलब एम्ब्रायो बना के वो कहाँ घुस रहा है, एंडोमेट्रियम के अंदर घुस रहा है। वहां पे मेंटेनेंस जो है वो बहुत खतरनाक तरीका का हो, मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होगा, क्योंकि इसके बाद और मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा एक प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। अब बात सुनो, ये हो गया क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ये हो गया ओवरियन। अब देखो, ओवरियन हार्मोन मतलब ओवरी से 2 हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा। बोलो तो ओवरी के पास से कितना हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन खुद और एक होते हैं ओवरी के अंदर ही जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, वहां से क्या बनते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं। तो वो दोनों ओवरियन हार्मोन में आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, देखो दोनों हार्मोन यहाँ पे आपस में, जैसे कि ओवरियन हार्मोन को अगर हम ये देखो, ओवरियन हार्मोन देखो, ओवरियन हार्मोन में एक आएगा एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन लगभग ऑल टाइम ज्यादा ही रहते हैं। इसका मतलब कम ज्यादा लगभग पूरे मंथ में ज्यादा और कम रहते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम थोड़ा ज्यादा होते हैं। इसको एक सेकेंड, देखो एस्ट्रोजन एक सेकेंड, हाँ एक बार प्रॉपरली जो लाइनिंग था ऊपर देख लेते हैं। हाँ देखो, इस टाइम इसका नॉर्मल चलेगा, थोड़ा ओव्यूलेशन के टाइम थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर जब न्यू और एक मेंस्ट्रुएशन आएगा उस टाइम फिर से ज्यादा होगा, ठीक है। और एक है प्रोजेस्टेरॉन का बात सुनो बोलो तो इस टाइम प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनते हैं पहले बताओ, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनते हैं बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो इस ओव्यूलेशन से पहले जो बना है ये कौन है, फॉलिकल्स है। तो क्या इस टाइम कोई प्रोजेस्टेरॉन कोई भी फीमेल के ओवरी में दिखाई देगा, इस टाइम कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं दिखाई देगा। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या है इस टाइम, कम है, क्योंकि इसके पास कोई कॉर्पस ल्यूटियम है ही नहीं। लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम भी ज्यादा नहीं होगा। अब बोलो, अब ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जितना कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर हो रहा है उतना यहाँ पे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है कि नहीं। यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम भी मैच्योर हो रहा है, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम था नहीं, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनेगा। जितना कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा यहाँ प्रोजेस्टेरॉन भी इंक्रीज होगा। अब देखो, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, रीजनरेट हो जाते हैं वो ओवरी के अंदर ही, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। समझ में आया, मैंने बोला था वहां कॉर्पस ल्यूटियम लगभग नॉन प्रेग्नेंट बॉडी में कितना दिन के लिए रहते हैं, 1 वीक के लिए। देखो 1 या 2 वीक के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा। और उसमें इस टाइम जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा इसके साथ मिला के देखो, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का काम मैंने क्या बोला था, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं, उसको फिर से रिपेयर करते हैं। देखो कॉर्पस, तीनों को मिलाओ, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों में कैसे रिलेशन है। कॉर्पस ल्यूटियम बना ओवरी के अंदर, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हो रहा है क्योंकि वो कॉर्पस ल्यूटियम से बनते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन का काम ही होते हैं एंडोमेट्रियम को रिपेयर करना। देखो एंडोमेट्रियम के इवेंट में उसी टाइम एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तीनों एक सीक्वेंस में समझ में आया। चलो ये हो गया, तो यहां लिख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये लिख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखो ये नॉन प्रेग्नेंट बॉडी के लिए है, ये नॉन प्रेग्नेंट बॉडी के लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि और एक बार यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, तो मतलब ये नॉन प्रेग्नेंट बॉडी के लिए है। लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, तो यहाँ पे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो ये कॉर्पस ल्यूटियम और भी रहेगा, प्लस ये जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ये ऐसे ही हाई में रहेगा,
मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम जो है वो भी हाई में रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने आए हैं, हमें ये समझना है कि हर मंथ में आफ्टर 28-29 डेज क्या क्या चलता है वो हमें समझना है। तो इसीलिए हम याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन लेवल वो भी कम हो जाएगा ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, और उसी के साथ साथ एंडोमेट्रियम भी रिपेयरिंग खत्म हो जाएगा। फिर और एक आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर बीच में आएगा ओव्यूलेशन, फिर ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। जितना कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर होगा उतना प्रोजेस्टेरोन बनेगा, जितना प्रोजेस्टेरोन बनेगा उतना एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस होगा। नेक्स्ट और एक मंथ खत्म होने के बाद फिर से और एक बार मेंस्ट्रुएशन आएगा। समझ में आया? देखो बाकी है सिर्फ पिट्यूटरी हार्मोन। थोड़ी देर पहले ही हमने पिट्यूटरी हार्मोन का बात कहा था कि 2 हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है इस टाइम जो ओव्यूलेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक होते हैं एफएसएच और एक होता है एलएच। तो यहाँ पे क्या होते हैं देखो, सोचो ये है एलएच, ये है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन नॉर्मली यहाँ पे है, लेकिन किस टाइम जाके ज्यादा हो जाएगा? जब ओव्यूलेशन चल रहा है। देखो ओव्यूलेशन जहां वहां पे एफएसएच भी हाई, तो फिर धीरे धीरे करके क्या होगा? एफएसएच कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एफएसएच सिक्रेशन होगा, बट सबसे ज्यादा हाई कब होगा? जब ओव्यूलेशन चलेगा। लेकिन यहाँ पे और एक हार्मोन का नाम याद रखना है, वो है एलएच। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एफएसएच, और एक हार्मोन है एलएच। एलएच और भी ज्यादा जाएगा, जिसको हम कहेंगे एलएच सार्ज कहेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर रहता है एलएच या एफएसएच, इसलिए हाई पिक और हाई सिक्रेशन की वजह से ओव्यूलेशन होता है। आंसर में लिखना है दोनों का ही हाई सिक्रेशन के लिए। लेकिन अगर आए एलएच सार्ज का मतलब क्या होता है? एलएच का हाई सिक्रेशन कि एफएसएच का हाई सिक्रेशन, या दोनों का, तब लिखना है एलएच का हाई सिक्रेशन को सिर्फ एलएच सार्ज कहा जाता है। बोलो देखो समझ में आए कि नहीं आए? देखो फॉलिक्यूलर स्टेज को प्रोलिफरेटिव स्टेज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सेल का प्रोलिफरेशन भी हो रहा है। ल्यूटियल स्टेज को सिक्रेशन स्टेज कहा जाता है क्योंकि इस टाइम कॉर्पस ल्यूटियम बनने के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी सिक्रेशन हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में और कोई रीजन में तुम्हें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं दिखेगा जब तक ना उसके बॉडी में, कोई भी फीमेल के बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। बोलो ये जो पूरा डायग्राम है एनसीईआरटी में दिया हुआ, जिसको देख के लगता है हमें कुछ समझ में आएगा नहीं, समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, चलो देखो बोलो तो अब कोई एक फीमेल में अगर ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे नहीं चल रहा है, तो उसके वो जो फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? नहीं। क्यों? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक पार्ट है ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो उसका ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte नहीं आएगा। अगर सेकेंडरी oocyte नहीं आते तो वो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इसीलिए हर एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जरूरी है, ह्यूमन के लिए और प्राइमेट के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो तो इकोलॉजी में पढ़ोगे, देखोगे रिप्रोडक्शन जो रेट है, मतलब कितना बच्चा ह्यूमन बीइंग पैदा कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेल के ऊपर कि फीमेल के ऊपर? मेल के ऊपर कि फीमेल के ऊपर? कितना नंबर में और कैसे रेट में हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि मेल के बॉडी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंटिन्यूअस है। जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, प्यूबर्टी से लेके बिफोर डेथ एक मेल के बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहता है, लेकिन एक फीमेल में oogenesis प्रोसेस शुरू होते हैं एम्ब्रायोनिक कंडीशन में, लेकिन सेकेंडरी oocyte तो तभी बनेगा ना जब उसका प्यूबर्टी आएगा। तो प्यूबर्टी से लेकर पूरा जिंदगी भर एक फीमेल का, एक बात तो एक फीमेल में प्यूबर्टी से लेकर पूरा जिंदगी भर उसका नहीं बनता है सेकेंडरी oocyte। कब तक बनता है? अप टू द एज ऑफ 45 या 50 डेज, एनसीईआरटी में 50 लिखा है, 50 सॉरी डेज नहीं, सॉरी ईयर तक। उसके बाद और नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा उसके बाद फीमेल। और ये भी है एक फीमेल मंथ में एक ही सेकेंडरी oocyte दे सकता है। अगर हर दिन एक एक देते तो रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होता, लेकिन फीमेल मंथ में एक बार ही को चांस मिलता है फीमेल को फर्टिलाइज करने का, वो है 10 to 17 डेज, जिसको फर्टाइल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। ये भी लिख के रखो, 10th to 17th डे ऑफ menstrual cycle is called fertile period। ठीक है, पीरियड कहा जाता है, ओनली यही टाइम मिलता है। ठीक है, करेगा। अच्छा मेटिंग डिपेंडेंट है फीमेल के ऊपर, फॉर्मूला ये होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो ब्लीडिंग फेज आते हैं, इसमें जो ब्लड है इसका कंपोजिशन में क्या क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा। देखो इसका कंपोजिशन क्या क्या रहते हैं? कंपोजिशन में इसमें बहुत ज्यादा 75 to 100 ml ऑफ ब्लड लॉस होते हैं बॉडी से, प्लस
क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट के आते हैं, इसीलिए पीस ऑफ एंडोमेट्रियम भी रहते हैं, पीस ऑफ एंडोमेट्रियम भी रहते हैं इसमें, ठीक है, पीस ऑफ एंडोमेट्रियम प्लस इसके साथ साथ प्लाज्मीन रहते हैं, प्लाज्मीन रहते हैं जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड है उसको क्लॉट नहीं होने देते हैं। और दिख रहा, बोलो तो हमारे बॉडी में ये तो निकालना पड़ेगा। होते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है, बॉडी के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा हम मर जाएंगे ना। बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होते है कि क्लॉट मतलब जमा हो जाते हैं कि नहीं, फ्लो करते हैं ऑल टाइम। किस ऐसा क्या चीज है हमारे बॉडी में जो ब्लड को बॉडी के अंदर नहीं होने देते क्लॉटिंग? हाँ नहीं, प्लाज्मिन फीमेल के मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है उसको क्लॉट नहीं होने देते, लेकिन हमारे बॉडी में हेपारिन होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, हेपारिन रहते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। और जब हमारे बॉडी में कहीं पे कट हो जाते तो हेपारिन नहीं निकलता है, ठीक है, अच्छा इस तरह निकालता तो इजीली क्लॉट नहीं होता। जब कट हो जाते तो उसमें बहुत सारा फैक्टर आते हैं जो बॉडी फ्लूइड का चैप्टर में पढ़ते हैं। चलो आगे चले। अब देखो इसका नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अगर सही से चल रहा है, अगर किसी के कोई फीमेल में और मेल में गैमेटोजेनेसिस भी हो रहा है तो होना है अब फर्टिलाइजेशन, अब होना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब बोलो तो ओवम बोलेंगे कि सेकेंडरी oocyte बोलेंगे? ओवम ही बोलेंगे, ओवम ही बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ओवम बन चुका है। न्यूक्लियस का फ्यूजन डायरेक्टली सेकेंडरी oocyte के साथ नहीं होगा, पहले ओवम बनेगा। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं कि एक्सटर्नल होते हैं? ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब किसमें होता है? इनसाइड फीमेल बॉडी होते हैं, फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा बात है, हमारे बॉडी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ओगैमी कह सकते हैं। ओगैमी, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। सारे ऑर्गेनिज्म में से अगर बताएं तो ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है एज पर द कौन सा गैमेट फ्यूजन हो रहा है, कैसा गैमेट फ्यूजन हो रहा है। एक होता है आइसोगैमी। आइसोगैमी, गैमी माने मतलब है फ्यूजन, आइसो मतलब है सेम। आइसोगैमी मतलब है अगर कोई ऑर्गेनिज्म में दोनों ही गैमेट बिल्कुल सेम है और फ्यूजन होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोगैमी और आइसोगैमस, ठीक है। एनाइसोगैमी मतलब होता है दोनों गैमेट साइज में, शेप में अगर दोनों अलग अलग है, ऐसे फ्यूजन को कहा जाता है एनाइसोगैमस। बोलो तो हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनाइसोगैमी होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन स्पेशली हम इसको एनाइसोगैमी कह सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम इसको उगैमी कहेंगे क्योंकि उगैमी का मतलब होता है जब ओवम साइज में लार्जर होते हैं प्लस इमूवेबल होते हैं, और जो मेल गैमेट है मतलब स्पर्म है वो साइज में छोटा होते हैं प्लस वो मूवेबल होते हैं और मोटाइल होते हैं, तब उस फ्यूजन को कहा जाता है उगैमी। चलो, हंस रहे थे, सुना ही नहीं दिया तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो उगैमी मतलब है यहाँ क्या होगा? ओवम मतलब जो फीमेल गैमेट है, दिस फीमेल गैमेट इज लार्जर प्लस इमूवेबल। इमूवेबल मतलब ये मूव नहीं कर पाते हैं। स्पर्म मतलब मेल जो गैमेट है स्मॉलर प्लस मोटाइल, मूव करेगा। और स्पर्म किसके थ्रू मूव करते हैं? उसका टेल के थ्रू। जो टेल में एनर्जी कहाँ से आते हैं? उसका जो मिडिल पीस का रीजन में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो फर्टिलाइजेशन के लिए पहले क्या होना है? फर्टिलाइजेशन के लिए पहले जो होना है वो है स्पर्म को फीमेल के बॉडी में पहुंचना चाहिए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो पहले इंसेमिनेशन का जरूरत है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो जाते हैं? इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक
पहुंचने का, किसको, स्पर्म का जो प्रोसेस है उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सुना है, अगर नेचुरली नहीं पहुंच रहा है चलिए भी इंसेमिनेशन किया जा सकता है। तो ये बात हम यहाँ पे आर्टिफिशियली का बात नहीं करेंगे। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पहला जो इवेंट का जरूरत है वो है इंसेमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म कहाँ जाके पहुंचता है, यहाँ पे बाई इंसेमिनेशन स्पर्म ट्रांसफर टू द, कहाँ जाते हैं, याद रखना है एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है। एम्पुलरी रीजन को ही फर्टिलाइजेशन रीजन कहा जाता है, क्योंकि इसी जगह में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होते हैं बोथ ओवम एंड स्पर्म का। हरियन जब भी बोलेगा चांसेस है कि सबको इससे मार्क्स ज्यादा है, तो ये ओके। अब देखो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना है, सुनो। फर्टिलाइजेशन में एक इवेंट मैंने क्या बोला, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब हमें समझ में आ गया। इंसेमिनेशन के थ्रू कितना स्पर्म नेचुरली पहुंचना चाहिए, 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन ऑफ स्पर्म को पहुंचना चाहिए। उसमें से 60% को होना है नॉर्मल साइज एंड शेप का, और उसमें से 40% स्पर्म को होना है विगोरस मोटिलिटी जिसमें होता है, ठीक है। अब देखो इंसेमिनेशन होने के बाद, इंसेमिनेटेड हो गया सारे स्पर्म, तो स्पर्म जब यूटेरस के अंदर पहुंचते हैं तो तुरंत वो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन एबिलिटी नहीं रहता है, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है न्यूली इंसेमिनेटेड स्पर्म have no ability to fertilize the ovum को इंसेमिनेशन होने के बाद ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। 5 to 6 hours needed for capacitation of स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए जितना कैपेसिटी मिलेगा, कैपेसिटेशन मिलने के लिए आफ्टर इंसेमिनेशन स्पर्म को कितना टाइम चाहिए, 5 to 6 hours टाइम चाहिए, याद रखना है इसको। अब ये कैपेसिटेशन क्या है वो हमें समझना है, यहाँ कैपेसिटेशन क्या है वो हमें यहाँ पे समझना है। सुनो, हमें थोड़ा सा एपिडिडाइमिस याद है, एपिडिडाइमिस याद है। टेस्टिस के अंदर पहले छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहा जाता है। 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉमन डाक्ट बनाते हैं जिसको रेटी टेस्टिस कहा जाता है। रेटी टेस्टिस जो कॉमन डाक्ट बनाते हैं उसको भाषा इफरेंसिया कहा जाता है। भाषा इफरेंसिया जो कॉमन डाक्ट बनाते हैं उसको एपिडिडाइमिस कहा जाता है। और उस एपिडिडाइमिस एक छोटा सा पतला सा ट्यूब के अंदर से स्पर्म को लेके जाते हैं जिसका नाम है वास डिफरेंस। इसमें जो एपिडिडाइमिस में जब स्पर्म बनने के बाद एपिडिडाइमिस में आते हैं तो उसके अंदर जो एक्रोजोम बना था ना, तो उस एक्रोजोम के साइड में कुछ ना कुछ सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। एक सेकेंड देखो, ये अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये ठीक है ना, हमने इतना समझा था। तो यहाँ बीच में इसका होते हैं न्यूक्लियस पार्ट, इसके सामने का इस रीजन में होते हैं एक्रोजोम, है ना। तो इस एक्रोजोम के बाहर ये जो रीजन है ये इसका सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं, ठीक है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, व्हाइट कलर का जितना भी पार्ट दिख रहा है ये पूरा ही इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इस एक्रोजोम के पास भी इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं। जब ये स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनने के बाद वो एपिडिडाइमिस पे पहुंचता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें 2 चीज स्टोर होते हैं। इस जगह में 2 चीज स्टोर होते हैं।
एक का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, एक का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन और एक का नाम है कोलेस्टेरॉल। एक सेकेंड, लेट मी चेक। कोलेस्टेरॉल और एक होते हैं कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल। ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्टेरॉल यहाँ पे स्टोर होते हैं और ये स्टोर होने के बाद मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस जगह में क्या बना देते हैं, हार्ड बनाते हैं। पूरा जगह में नहीं बनाते, कौन सा रीजन को बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्रोसोमल रीजन में बनाते। तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट बेंच। देखो, ड्यूरिंग द, अच्छा, व्हेन द स्पर्म लिखो, व्हेन द स्पर्म इज इन एपिडिडाइमिस, the glycoprotein and cholesterol stored in plasma membrane of acrosomal region। ऑब्वियसली मेंशन करना है कि वो एक्रोसोमल रीजन में ही है, क्योंकि बाद में एक्रोसोमल रीजन को क्या करना है, रैप्चर करके एक्रोसोम के अंदर जितना एंजाइम है उस एंजाइम को बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पर्म जो है वो स्पर्म एपिडाइमिस में रहता है, तब उसके जो एक्रोसोमल रीजन है उसके सामने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें स्टोर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्टेरॉल। ये बात समझ में आया? अब देखो इसके बाद क्या होगा, बोलो। ये जो कंडीशन हुआ था, ये जो चीज इसके बॉडी में हुआ था, स्पर्म के साथ हुआ था, ये मेल के बॉडी में ही हो गया था कि नहीं हो गया था? मेल के बॉडी में हो गया था। अब जब ये स्पर्म जब एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा इन फीमेल, इन यूटेरस में जब ये एंट्री करेगा, दिस ग्लाइकोप्रोटीन, अच्छा लिखो, when this sperm is inseminated, the glycoprotein and cholesterol released from this membrane, इस मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं। जब भी ये मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं तो इसके साथ क्या होता है, जब भी ये मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं, देखो अगर ये स्पर्म है, अगर ये स्पर्म है, देखो ये स्पर्म है, तो ये जो इसका सामने का हिस्सा है, देखो ये जो सामने का हिस्सा है, सामने का जो मेम्ब्रेन है इसका, ये जो मेम्ब्रेन था यहाँ पे, वो मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन और क्या था, कोलेस्ट्रॉल था, वो बाहर निकल के आ जाते हैं और क्या होते हैं, ये जो जगह है ये रैप्चर हो जाते हैं। समझ में आया? ये जब रैप्चर हो जाते हैं तो यहाँ एक्रोजोम, यहाँ पे था एक्रोजोम, यहाँ था एक्रोजोम, एक्रोजोम को बहुत इजीली यहाँ निकलने का मौका मिल जाता है कि नहीं मिलता है। और इस एक्रोजोम के अंदर क्या क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या एंजाइम होते हैं? दो प्रकार का एंजाइम होते हैं, जोनालाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होते हैं। जोनालाइटिक एंजाइम हेल्प करते हैं ओवम के पास जो सेकेंड में जो लेयर था, याद है, जोना पेलुसिडा, उस जोना पेलुसिडा को होगा। अब कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सात में से एक जाता है अंदर जाना, समझ गया। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को पहले तो रैप्चर होना है, तब जाके एक्रोजोम से एंजाइम बाहर निकलेगा। जब एक्रोजोम से एंजाइम बाहर निकलेगा तब भी जाके सेकेंडरी oocyte के बाहर जितना लेयर है वो लेयर को वो रैप्चर कर सकता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है एक्रोजोम के पास, वो जो रैप्चर हुआ बाय द एक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्टेरॉल, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैपेसिटेशन। बस ये प्रोसेस को कहा जाता है कैपेसिटेशन। और ये कैपेसिटी मिलने के लिए कितना टाइम लग जाते हैं एक स्पर्म का, कितना टाइम लग जाते हैं एक स्पर्म का, कितना टाइम लग जाते हैं? 5 से 6 आवर लग जाते हैं एक स्पर्म को आफ्टर इंसेमिनेशन उस फीमेल के यूटेरस के पास उसको कैपेसिटी मिलने में। कैपेसिटी इन द सेंस क्या बोला मैंने, जब एक स्पर्म
उसके मेल के बॉडी में ही एपिडिडाइमिस में रहेगा, उसके एक्रोसोम के साइड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल जमा होगा और उस मेम्ब्रेन को हार्ड बनाएगा। देन वो जब यूटेरस में आएगा फीमेल के आफ्टर इंसेमिनेशन, वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर निकल के आएगा और क्या होगा, वो जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन रैप्चर होगा और उसी चक्कर में अंदर जो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो है इसको कहा जाता है कैपेसिटेशन। इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, कैपेसिटेशन एक प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस हो गया इंसेमिनेशन, सेकेंड प्रोसेस हो गया कैपेसिटेशन। नेक्स्ट है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम में अंदर भी होता है मिलने के बाद, मतलब ये कैपेसिटी मिलने के बाद अब होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। सुनो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, सुनो देखो ऑलरेडी क्या हो गया एक्रोसोम को। चलो अगर हम कोई एक स्पर्म को देखें तो ये स्पर्म में यहां और ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम तो ये एक्रोसोम में है कंटेन जोनालाइटिक एंजाइम और जोनालाइसिन और हायालुरोनिडेज, दोनों को एक साथ मिला के एक्रोसोम का है, इसीलिए एक्रोसिन भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, कैपेसिटेशन जब भी मिल जाएगा, कैपेसिटेशन जब भी मिल जाएगा तो ये स्पर्म का चेहरा अभी कैसा हो जाएगा, इस स्पर्म का चेहरा, इसका जो एक्रोसोम का पार्ट था वो एक्रोसोमल पार्ट जो है वो रैप्चर हो गया। ठीक है, यहां से क्या निकालना शुरू होगा, ये जो एक्रोसोम है इस एक्रोसोम से निकालना शुरू होगा। ठीक है, निकालना शुरू होगा तो हमें पता है कि जो ओवम सेकेंडरी oocyte होते हैं, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म, उसके बाहर होते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं जोनालाइटिक जोना पेलुसिडा, उसके बाहर होते हैं कोरोना रेडिएटा सेल, होते हैं कोरोना रेडिएटा सेल। इसमें से फास्ट क्या होगा, इसमें से एक्शन करेगा कौन, हायालुरोनिडेज। इसमें हायालुरोनिडेज रैप्चर किसको, कोरोना रेडिएटा सेल को, कोरोना रेडिएटा सेल को। देखो किसको रैप्चर करेगा, फास्ट है कोरोना रेडिएटा सेल को। जब भी कोरोना रेडिएटा सेल रैप्चर हो जाएगा तो हम देखेंगे ये है सेकेंडरी oocyte, अंदर सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाहर इसका वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर ये है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाहर ऑब्वियसली यहाँ कोरोना रेडिएटा है, लेकिन वो जगह का कोरोना रेडिएटा रैप्चर हो चुका है जहां से वो एंट्री कर रहा होगा। अब हमें स्पर्म का दिखाई देगा और यहाँ स्पर्म रिलीज करेगा और एक हार्मोन, यहाँ स्पर्म रिलीज करेगा और एक हार्मोन, और ये जो है इसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक्चुअली इस जोना पेलुसिडा के पास ऐसे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिस रिसेप्टर को कहा जाता है ZP3 रिसेप्टर। ZP3 रिसेप्टर मतलब जोना पेलुसिडा रिसेप्टर। उस रिसेप्टर के साथ यहाँ पे इस स्पर्म का बाइंडिंग होते हैं, प्लस ये स्पर्म यहाँ से रिलीज करते हैं जोनालाइटिक एंजाइम, और ये जोनालाइटिक एंजाइम की वजह से रैप्चर करते हैं किसको, जोना पेलुसिडा को। जब जोना पेलुसिडा लेयर को रैप्चर करेगा, ये जो स्पर्म है ये स्पर्म थोड़ा सा और भी एंट्री करेगा। चलो और एक बार डायग्राम बनाना है। ये है सेकेंडरी oocyte, इसका वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा इसका बाहर का, और ये है कोरोना रेडिएटा सेल, और यहाँ स्पर्म जो है वो स्पर्म यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, स्पर्म का जो एक्रोसोमल रीजन था वो रीजन में कुछ नहीं है, और क्योंकि एक्रोसोमल एंजाइम था उसने यहाँ पे यूज कर लिया। जब भी यहाँ पे एंट्री करेगा तब भी इस स्पर्म जब भी यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे स्पर्म सेकेंडरी, ये तो था अभी क्या है सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte है,
तो ये सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंट्री किया, बोलो तो अब इसके बॉडी में मियोसिस 2 जो है वो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो ये किस में बदलेगा? ओवम में बदल जाएगा। समझ में आया? ये जो एक्रोजोम ने इतना सारा रिएक्शन किया, इस रिएक्शन को कहा जाता है एक्रोजोमल रिएक्शन। पहले स्पर्म को इंसेमिनेशन के बाद उसका कैपेसिटेशन पहले इंसेमिनेशन होना है, इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म को कैपेसिटी मिलना है। कैसे मिलता है? थोड़ा प्रोसेस उसने एपिडिडाइमिस में करके रखा है, बाकी यूटेरस के अंदर घुसने के बाद उसके एक्रोजोम के जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालना है। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाते हैं, वहां से एक्रोजोमल एंजाइम निकालना शुरू होते हैं। इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन के बाद जब भी वो ओवम के पास मतलब सेकेंडरी oocyte के पास आते हैं, उसमें वो 2 एंजाइम निकालना शुरू करते हैं। फास्ट कोरोना रेडियाटा सेल बाहर है, उसको रैप्चर करने के लिए हाइलुरोनिडेज, और उसके अंदर जोना पेलुसिडा लेयर को रैप्चर करने के लिए वहां चाहिए जोनालाइटिक एंजाइम। जब भी जोनालाइटिक एंजाइम के थ्रू जोना पेलुसिडा लेयर को वो क्रॉस करके अंदर घुसते हैं, सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस का बाकी फेजेस था वो कंप्लीट होके क्या बनते हैं? एक ओवम बनते हैं और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनते हैं, मतलब सेकेंड पोलर बॉडी बनते हैं। ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनते हैं, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी oocyte में था n नंबर क्रोमोसोम। ये अगर मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा तो 2 सेल बनेगा ना, एक सेल तो नहीं ना, 2 सेल बनेगा। क्योंकि जब मियोसिस होते हैं तो मियोसिस में तो हमें पता है 2n से बनता है nn, और ये सब n में से nn सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, है ना। तो oogenesis प्रोसेस में हमने इसको नाम दिया था प्राइमरी oocyte। हाँ, प्राइमरी oocyte से ऐसे दो सेल बना, जिसमें ये था सेकेंडरी oocyte और ये कौन सा था? याद करो, पोलर बॉडी था, है ना। देन ये सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा तो 2 सेल बनाएगा ना। कितना है ओवम? एक ही है ओवम, और बाकी एक क्या बनेगा? सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। और इसका बात अलग है, वो अलग करके डिवीजन करेगा। हमारा मेन कौन सा पार्ट हमें देखना है? ओवम का देखना है। तो यहाँ पे 2 सेल ही बनेगा, वो भी मेंशन करना है हमें। एक है ओवम और एक है सेकेंड पोलर बॉडी। बोलो इतना समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? समझ में आया? अब सुनो, हमने कभी सुना है कि एक ओवम को, मतलब एक सेकेंडरी oocyte को ओनली एक ही स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर सकता है? तो ऐसा क्या हो गया, क्या करते हैं आफ्टर दिस? एक स्पर्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो उसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पे लाखों करोड़ों स्पर्म यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे इवन यहाँ पे भी टच करेगा, लेकिन ये अंदर नहीं घुस पाएगा। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर इसका जो न्यूक्लियस है इसके साथ फ्यूज करेगा, देन वो जाइगोट बनाएगा। लेकिन जब भी ये फास्ट जो स्पर्म था जिसको जोनालाइटिक ZB3 रिसेप्टर ने पकड़ा था, जिसने जोना पेलुसिडा जो लेयर है उसको रैप्चर करके पेरीवाइटलाइन स्पेस में पहुंचा एंड वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऊप्लाज्म में भी पहुंच गया। उसके बाद बाहर जितना भी स्पर्म होगा वो धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, वो इसके अंदर और फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए ताकि ये जो है बाद में फर्टिलाइजेशन ना हो जाए और एक सेकेंडरी oocyte को दोनों स्पर्म आके फर्टिलाइज ना करे? इस रिएक्शन को कहा जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन। इसको कहा जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन। सुनो, कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो, अगर ये सेकेंडरी oocyte और ये इसका वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, इसके बाहर है ये जोनालाइटिक एंजाइम, सॉरी, इसके बाहर है जोना पेलुसिडा और इसके बाहर है कौन? ये सब कोरोना रेडियाटा सेल। तो स्पर्म कितना है? लाखों है, बहुत सारा स्पर्म है इसके बाहर घूम रहा है। ठीक है, लेकिन एक स्पर्म यहाँ पे एंट्री किया, फास्ट एक स्पर्म यहाँ पे एंट्री किया। ये क्या है? ये है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये है वाइटलाइन मेम्ब्रेन, याद है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये था जोना पेलुसिडा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको क्या कहा जाता है? बोलो, पेरीवाइटलाइन स्पेस। पढ़ा कि नहीं पढ़ा जाके? पेरीवाइटलाइन स्पेस। अब इस ओवम के जो साइटोप्लाज्म है ना, मतलब ऊप्लाज्म है, इस ऊप्लाज्म में एक टाइप का ग्रैन्यूल होता है जिसको बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। इसको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है।
ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, सुनो, जब भी ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस, देखो धीरे धीरे करके ये स्पर्म और भी आगे जाएगा, आगे जाएगा, देन इसका जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है, ये है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ये है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस, और ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। जब भी पहुंच जाएगा, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ऊप्लाज्म के अंदर दिख रहे हो, ये सब ग्रैन्यूल्स इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या करेगा, यहां बाहर आके पेरीवाइटलाइन स्पेस में ऐसे एक मेम्ब्रेन बना देगा, जिस मेम्ब्रेन के वजह से इसके बाहर जितना भी स्पर्म घूम रहा है ये अंदर नहीं जा पाएगा, इसको अंदर नहीं जाने देगा। समझ में आया? ये जो लेयर बना, इस लेयर को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना किससे? फॉर्म्ड बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है, बाय कमिंग आउट इन पेरीवाइटलाइन स्पेस आफ्टर, कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ए सिंगल स्पर्म विथ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ एक सिंगल स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के होने के बाद ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पेरीवाइटलाइन स्पेस में बाहर निकल के आएगा और उस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से एक लेयर बनाएगा पेरीवाइटलाइन स्पेस में, जिस लाइनिंग का नाम है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये किस लिए होते हैं, क्वेश्चन आएगा, किस लिए होते हैं, याद रखो, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है? पॉलीस्पर्मी का मतलब है, पॉली मतलब है ढेर सारे, मेनी, और स्पर्मी मतलब है स्पर्म। बहुत सारा स्पर्म से या मोर देन वन स्पर्म से सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, बहुत सारा, एक से ज्यादा स्पर्म के थ्रू सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसका नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। कौन करते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल करते हैं। और मतलब बहुत सारा स्पर्म अगर एक ओवम को या सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करते हैं तो उसको पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। तो यहाँ पे बोलो टू प्रिवेंट है कि नहीं, प्रिवेंट किया है कि नहीं, क्या है यहाँ पे? नहीं, करने नहीं दिया, पॉलीस्पर्मी होने नहीं दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं तो पॉलीस्पर्मी ह्यूमन के अंदर क्यों नहीं होते? आंसर होगा कॉर्टिकल रिएक्शन के लिए होते हैं। कौन करते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte, उसके ऊप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। बोलो, फर्टिलाइजेशन समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ये सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte के साथ जब भी यहाँ जो स्पर्म है, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, जब भी यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ 2n क्रोमोसोम नंबर और ऑब्वियसली 46 या 23 पेयर हमारे बॉडी में है। इसमें कितना था? सेकेंडरी oocyte में था n मतलब 23 और स्पर्म में कितना था? n मतलब 23। इसमें अगर हम देखें तो ये 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 22 ऑटोजोम है मतलब बॉडी का क्रोमोसोम है, और बाकी या तो x है ना, और नहीं तो x, ठीक है। और स्पर्म में क्या होगा? 22 होगा ऑटोजोम प्लस यहाँ से x, नहीं तो यहाँ से y। देन ये जो बनेगा जाइगोट, इसमें क्या हो सकता है? 22 पेयर में होगा ऑटोजोम प्लस या तो XX हो सकता है एक। अगर ऐसा हुआ तो वो बच्ची जो बनेगी, मतलब यहाँ से जाइगोट जो ऑर्गेनिज्म बनाएगा वो क्या बनाएगा? फीमेल बनेगा। और नहीं तो 22 पेयर में क्या होगा? ऑटोजोम प्लस अगर पापा से Y वाला आगे, पापा से अगर Y वाला आगे X आएगा तो यहाँ फीमेल हो गया, अगर Y आ जाएगा तो XY बन जाएगा, और ये जो बच्चा है वो क्या बनेगा? मेल बनेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो गया। और एक बार सेक्स डिटर्मिनेशन और एक बार बता देते। बोलो, ये जो है क्रोमोसोम नंबर समझ में आया? तो मतलब गैमेट में ऑटोसोम होगा कि नहीं होगा? होगा। सेक्स क्रोमोसोम होगा कि नहीं होगा?
होगा, लेकिन सारे चीज क्या होगा, हाफ नंबर में होगा। एक जाइगोट में या कोई भी बॉडी सेल में एक गिनते हैं, ऑटोसोम होता है कि नहीं होता है, होता है। ऑटोसोम होता है कि नहीं होता है, होता है। 3 होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन को 1 मिनट में देख लो, आसान है। देखो, अगर ये फीमेल मतलब मदर है, ओके, और ये है फादर मेल, तो ये फीमेल के बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर टोटल है वो है 23 पेयर प्लस XX, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक मेल इनके बॉडी में क्या है, 23 पेयर में है, सॉरी ऑटोसोम लिखो, ऑटोसोम प्लस XY, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये फीमेल मतलब मम्मी क्या गैमेट बना सकती है, 2 टाइप का गैमेट बना सकती है, एक 22 ऑटोसोम प्लस X और एक 22 ऑटोसोम प्लस X, और क्या बनाएगा, है ना, और तो कुछ नहीं बनाएगा। पापा जो है ये क्या बना सकते हैं, 22 ऑटोसोम प्लस X और एक बना सकते हैं 22 ऑटोसोम प्लस Y, है ना, X और Y X क्रोमोसोम, और A का मतलब होता है ऑटोसोम। तो यहाँ देखो, अगर मम्मी के इस गैमेट के साथ पापा के इस गैमेट का फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ से 22 पेयर मतलब हम अभी लिख सकते हैं 22 पेयर, 22 मतलब हम लिख सकते हैं 22 पेयर ऑटोसोम प्लस XX, मतलब क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है? मम्मी के इस गैमेट के साथ अगर पापा का इस गैमेट जुड़ा तो 22A तो हम लिख सकते हैं 22A पेयर प्लस X एंड Y, ये बच्चा क्या बनेगा, मेल बनेगा। फिर मम्मी के इस गैमेट के साथ अगर ये पापा के गैमेट मिलता है 22A और 22A मतलब 22 पेयर्ड A प्लस यहाँ X और यहाँ X, तो XX क्या बनेगा, ये बच्चा फीमेल बनेगा। ये और ये मतलब 22 पेयर में अगर ऑटोसोम है प्लस उसके साथ X और Y बनेगा तो यह क्या बनेगा, बच्चा मेल बनेगा। तो कितना चांस है मेल बनने का और कितना चांस है फीमेल बनने का, बोलो कितना चांस है, 50% चांस है फीमेल बनने का और 50% चांस है मेल बनने का, है ना। आप मुझे बताओ, एक पेरेंट मतलब एक कपल ऑफ एक मेल एंड फीमेल, आज तो नहीं आएगा, फीमेल बच्चा है, बेटी है 50 और 51 नंबर में नेक्स्ट, और फिर भी प्रेग्नेंट है वो फीमेल, तो नेक्स्ट 51 नंबर में जो आएगा 50 कितना है, फीमेल है, तो 51 नंबर में जो आएगा वो क्या बनेगा, 50 बच्ची बनी मतलब फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा। 50% है मेल बनने का चांस, 50% है फीमेल बनने का चांस, क्योंकि यहाँ पे चांस जो है वो नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जितना बार बनेगा उतना बार के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग 2 बहन हैं तो मम्मी का और भी अगर मम्मी प्रेग्नेंट होती तो उसके बाद बॉय ही बनता, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चांस 50-50 है, जब भी प्रेग्नेंट होगा, जब भी यहाँ पे मतलब ये आएगा प्रेगनेंसी आएगा, जब भी डिलीवरी होगा, तो मतलब बच्चा जब बनेगा आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ ऑर्गेनिज्म मेल भी बन सकता है फीमेल भी बन सकता है, 50-50 चांस है, कोई नहीं बता सकता है कौन सा गैमेट फ्यूजन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, एक ही पार्ट बाकी था मुझे लगा खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। अच्छा,